हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दृष्टि कॉमर्स क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक को। चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इसी टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इस टॉपिक में क्या क्या है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को लेकर के, और फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स को लेकर के। देन हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की और उसकी इम्पोर्टेंस, अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे किस तरीके से होता है उसकी बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम अकाउंटिंग में बार बार यूज करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देंगे। तो ये कुछ कंटेंट है इस पहले चैप्टर को लेकर के। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की मीनिंग समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में यानी अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। अकाउंटिंग का बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग का मतलब एकदम नॉर्मल अगर मतलब देखा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है सिंपल सी लैंग्वेज में हिसाब किताब लगाना, है ना। हिसाब किताब कोई नई चीज नहीं है, हम ऑलरेडी ये काम करते आ रहे हैं। अब इस हिसाब किताब को हम दो तरीके से रखते हैं। दो तरीके से कैसे? बेसिकली जब हम नॉर्मल हिसाब किताब की रात जो बात करते हैं वो होता है एकदम रफली, लेकिन हम जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हमको हिसाब किताब जो होगा वो हम रखेंगे विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से। उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें सिस्टमैटिक अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग को कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं तो वो देखते हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अकाउंटिंग किसकी होगी? बिजनेस की। हालांकि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी अकाउंटिंग होती है। ठीक। तो हम बात करते हैं एक बिजनेस की। एक बिजनेस जिसमें क्या होता है, खूब सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। बिजनेस में खूब सारे क्या होंगे? ट्रांजेक्शन होंगे। और बिजनेस ये चाहेगा कि वो उन ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक तरीके से क्या करे? रिकॉर्ड करे। उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस क्या करना चाहेगा? रिकॉर्ड करना चाहेगा। और रिकॉर्ड करने से उसको क्या पता चलेगा? उसको उस बिजनेस के बारे में इस रिकॉर्डिंग से पता क्या चलेगा? उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बिजनेसमैन को पता चलता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं? तो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके हम उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं। उस बिजनेस की कंडीशंस के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, अच्छी कंडीशन है या खराब कंडीशन है। अगर कंडीशन अच्छी है तो हमें बिजनेस को कंटिन्यू आगे रन करना चाहिए, और अगर कंडीशन खराब है तो हम उस बिजनेस को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर शॉर्ट टाइम में क्लोज करने के बारे में सोचेंगे। तो कुल मिलाकर के किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक अगर आप सर्वाइव करवाना चाहते हो तो आपको उस बिजनेस को प्रॉफिट में रखना जरूरी है। और बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, बिजनेस की कंडीशन अच्छी है या नहीं है, ये हमें कौन बताएगा? तो ये हमें बताएगा अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग का क्या होता है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम बिजनेस की कंडीशन को फाइंड आउट कर सके और बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है इस चीज का भी हमें पता लग सके। तो बात करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की और अकाउंटिंग की डेफिनेशन मीनिंग की। तो अकाउंटिंग के बारे में देखो, मीनिंग में क्या लिख रखा है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक साइकिल है। अकाउंटिंग बेसिकली कुछ फंक्शंस को मिला करके एक साइकिल को कंप्लीट करता है ना। तो जहां पर भी प्रोसेस वर्ड आता है वहां समझ जाना स्टेप बाय स्टेप कुछ काम होने वाला है। कुछ काम होने वाला है जो कैसे होंगे? स्टेप बाय स्टेप होंगे। यानी पहले नंबर पे कोई काम होगा, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर काम होगा, तीसरे नंबर कोई फंक्शन और होगा, फोर्थ नंबर का कोई फंक्शन होगा, फिफ्थ नंबर का कोई फंक्शन होगा। तो ये वन बाय वन ये सारे फंक्शन आपको रन करने होते हैं, तब हम वहां वर्ड यूज करते हैं प्रोसेस। तो अकाउंटिंग को भी क्या बोला गया है? प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उनको मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद में उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में उनका समराइजेशन होता है। समराइजेशन के बाद में रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग के साथ में आप क्लासिफिकेशन भी रख सकते हो, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। फिर समराइजेशन होता है, फिर हम एनालाइज करते हैं और उसका क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं।
कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मिल करके क्या करता है, अकाउंटिंग को डिफाइन करता है। तो अकाउंटिंग भी क्या है, प्रोसेस है, इन सबको मिला करके अकाउंटिंग बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये वर्ड यूज हो रखा है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। का अकाउंटिंग के प्रोसेस में देखो क्या होगा, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो दूसरा काम होगा वो क्या होगा, उन ट्रांजेक्शन को हम करेंगे मेजर, और मेजर करने के बाद में उसको रिकॉर्ड करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या होगा, उनका क्लासिफिकेशन भी होगा। तो रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका समराइजेशन करेंगे, और साथ में जब फाइनल सारा काम हो जाएगा तब हम अपने यूजर्स के साथ में, जो इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे अकाउंटिंग के, जो बिजनेस से कनेक्टेड पार्टीज होगी, उन पार्टीज के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे, कम्युनिकेट। किस चीज को लेकर के कम्युनिकेशन होगा, तो फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, उनको लेकर के बिजनेस की यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और ये कम्युनिकेशन इन यूजर्स की हेल्प करेगा जजमेंट लेने में, और साथ ही साथ डिसीजन लेने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस बोला गया है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगा ट्रांजेक्शन का, उन ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट होगा, देन उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, साथ ही साथ उनको क्लासिफाइड किया जाएगा, फिर उनकी समरी तैयार की जाएगी, और समराइजेशन के बाद में हम उनको एनालाइज करके कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड यूजर के साथ में। किस, और ये जो यूजर्स होंगे वो किसके हैं, और अकाउंटिंग किसकी की जा रही है, इकोनॉमिक एंटिटी, मतलब एक बिजनेस की अकाउंटिंग की जा रही है। ये क्या करेगा, इन यूजर्स को हेल्प करेगा अकाउंटिंग किस काम में, जजमेंट लेने में और डिसीजन लेने में। यूजर्स में जैसे मान लेते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, दैट इज आल्सो यूजर। ये इन्वेस्टर आपकी अकाउंटिंग देख करके ये तय करेंगे, ये फिक्स करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उनको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे इंटरेस्टेड यूजर कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब बात इसमें आएगी। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन एज पर AICPA। अब कौन है ये AICPA की बात कर लेते हैं। तो देखिए AICPA का पूरा नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये AICPA क्या बोलता है, तो ये कहता है कि सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, तो यहाँ पर भी वापस वही बात है, रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन की, क्लासिफिकेशन करना ट्रांजेक्शन का, उन ट्रांजेक्शन को समराइज करना, और समराइज करना किस मैनर में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तो किस तरीके से, इन टर्म ऑफ मॉनेटरी, मॉनेटरी टर्म में, transaction and event which are in part at least of financial character। और ये भी ध्यान रखना है कि उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, यानी जिनका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। और देन हम क्या करेंगे, यूजर्स के साथ में उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, यानी कम्युनिकेट करेंगे। तो दैट इज आल्सो डेफिनेशन एज पर AICPA। तो लगभग मिलती जुलती डेफिनेशन, जैसा ऊपर वाली डेफिनेशन में बोला गया है वैसा ही AICPA की डेफिनेशन में भी बोला गया है। दैट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब डेफिनेशन के बाद में जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है आपका अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, यानी कि फीचर और एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के देखिए फीचर कौन कौन से हैं। फीचर डेफिनेशन का ही पार्ट है, डेफिनेशन में से ही इंपॉर्टेंट और कीवर्ड को हम फीचर बोलते हैं। तब ये फीचर कौन कौन से हैं, तो अकाउंटिंग में एक काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है, only those transactions and events that are financial characters can be measured in term of money are identified for recording। यानी हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, दैट मीन जिनको मनी की टर्म में वैल्यू किया जा सकता है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इवेंट बोलते हैं, और उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मशीन खरीदी तो दैट कैन बी वैल्यूड इन द टर्म ऑफ मनी, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर
अगर बात करें प्रोडक्शन मैनेजर की कैपेबिलिटी, सेल्स मैनेजर की कैपेबिलिटी, तो उनका जो वर्क है, उनकी सैलरी नहीं, उनकी जो वर्क कैपेबिलिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो चीजें मनी के अंदर वैल्यू नहीं की जा सकती उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जो मनी में मेजर की जा सकती है हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लेते हैं मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसको प्रमोशन दिया, तो दैट प्रमोशन इवेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट प्रमोशन देने पर जो उसकी सैलरी बढ़ गई और आप बड़ी हुई सैलरी मैनेजर को दे रहे हो, तो सैलरी का पेमेंट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। बात करते हैं दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफिकेशन किए हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उनका मॉनेटरी वैल्यूएशन निकालेंगे। So the identified transactions are measured in term of common monetary unit, और वो common monetary unit कौन सी है, उसको हम बोलते हैं रुपीज इन इंडिया, और अगर यूएस की बात करें तो वो कॉमन मॉनेटरी यूनिट हो जाएगी आपका डॉलर। दूसरा काम क्या होगा आइडेंटिफिकेशन के बाद में, उन ट्रांजेक्शन मेजर करना यानी मनी में कन्वर्ट करना। उसके बाद में तीसरा काम होता है, जैसे ये दो काम हम कर लेंगे, तीसरा काम आएगा आपका रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो तीसरा फीचर है इसका रिकॉर्डिंग। Once major transactions are recorded chronologically in the books of original entry, एक बार जैसे ही आप ट्रांजेक्शन को मेजर कर लोगे, उन मेजर ट्रांजेक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे टू डे बेसिस पे, आज के ट्रांजेक्शन को आज रिकॉर्ड करेंगे, कल वाले को कल करेंगे, नेक्स्ट डे जो भी होंगे उनको उस हिसाब से, यानी डे वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। यूं नहीं कि 2 दिन पहले के ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्ड कर ले या 2 दिन बाद वाले ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड, तो वो चीज नहीं होगी। जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ है, जिस टाइम पे हुआ, उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कॉल्ड जर्नल। अब ये जो रिकॉर्डिंग का काम होता है, जिस बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस बुक्स को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, जर्नल। और जब इस जर्नल के सब पार्ट कर दिए जाते हैं, इसके बर्डन को कम किया जाता है, तो उस बुक्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जर्नल के किसी काम को हम किसी और बुक्स में अगर ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो ट्रांसफर बुक्स होगी, वो जो सब्सिडियरी बुक्स होगी, जिस बुक में हम जर्नल का बर्डन क्रिएट जो हुआ है उसको कम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक के कुछ एग्जांपल आपके पास है, जस्ट लाइक कैश बुक, पॉकेट बुक एक्सेट्रा। तो ये हुआ आपका फीचर नंबर 3। तो पहला काम देखिए वापस कौन सा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आफ्टर देन उनको मेजर किया जाएगा, और मेजर करने के बाद में हम उनको करेंगे बेटा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करने के बाद में उनको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। क्या किया जाएगा, क्लासिफाइड। So this involves grouping transactions of a similar nature at one place in separate account। तो जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको एक ही जगह पर एक अकाउंट के अंदर जब प्लेस किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लासिफाइड करना। क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड करना। तो दिस इज डन इन द बुक्स कॉल्ड द लेजर। जिस बुक्स में ये काम होता है उस बुक्स को हम क्या बोलते हैं, यानी क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे क्लासिफिकेशन कहाँ होता है बेटा, लेजर में होता है। कहाँ होता है, लेजर के अंदर। इसको आप कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास में कुछ कमोडिटीज है अलग अलग नेचर्स की, और वो कमोडिटीज एक जगह पर आपने इकट्ठी करी है। ठीक है, उस इकट्ठे करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, कि आपके पास में कुछ पेन है, कुछ आपके पास में पेंसिल्स है, कुछ आपके पास में नोटबुक है, कुछ आपके पास में बुक्स है। तो इन सबको अगर मैं ग्रुपिंग करूँ इन सबकी, तो इनको ओवरऑल पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, स्टेशनरी आइटम बोलेंगे। अब ये सारे के सारे स्टेशनरी आइटम को एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ये तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग। लेकिन अब अगर आपको इसमें से पेन सेपरेट करना होगा, पेंसिल को सेपरेट करना हो गया, नोटबुक को सेपरेट करना हो गया, बुक्स को सेपरेट करना हो गया, तो जो सिमिलर नेचर के आइटम है उनको जब हम सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास में क्या हो गया, ग्रुप बन गया एक सिमिलर आइटम का। यानी ये जो जितने भी पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या हो गए, पेन हो गए, ये सारे के सारे पेंसिल्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, नोटबुक हो गए, ये सारे क्या हो गए, बुक हो गए। तो इस तरीके से जब हमने सिमिलर नेचर के आइटम्स को सेपरेट कर दिया, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करना। तो पहले तो सारी चीजों को एक जगह पे अरेंज करना,
और फिर नेचर में जो सिमिलर है उन चीजों को एक साथ में इकट्ठा करना, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले सबको एक साथ लेके आए मिक्स में, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, और फिर उनको नेचर वाइज, सिमिलर नेचर वाइज हमने क्या करा, सेपरेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, तो हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम समराइजेशन की। समराइजेशन एक्चुअल में एक फाइनल रिजल्ट की तरह होता है जो हमें बिजनेस की फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है। समराइजेशन में क्या लैंग्वेज है देखना, प्रेजेंटिंग द क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो क्लासिफाइड डेटा को कुछ इस तरीके से शो करना जो कि इजीली दूसरे लोग समझ सके, उसको हम बोलते हैं समराइजेशन करना। एंड यूजफुल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो हमारे यूजर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो जो हमारे यूजर्स है वो इजीली उस सारी इंफॉर्मेशन को समझ पाए, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज। तो समराइजेशन जब हम करेंगे तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले समराइजेशन के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ईयर के एंड में एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक P&L अकाउंट बनाएंगे और एक बनाएंगे बैलेंस शीट। तो इन तीन आइटम को मिलाकर के हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। और ये फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं, तो बेटा हर बिजनेस फाइनल अकाउंट जनरली कब बनाता है, 31 मार्च, या हम कह सकते हैं ईयर एंडिंग में, ईयर एंडिंग। और जनरली बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च को। ये जो ईयर एंडिंग होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा 12 मंथ का। कितने मंथ का, 12 मंथ का। तो अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो बेटा उसकी स्टार्टिंग कब होगी, उसकी स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल को। जैसे इस साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ है, और ये खत्म होगा 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एनालिसिस ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन। समराइजेशन के जस्ट अगला काम जो होता है, जो नेक्स्ट वर्क होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है, वो होता है आपका एनालाइज करना। इस समराइजेशन को हम क्या करेंगे, बैठ के एनालाइज करेंगे। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो काम हमने किया है वो सही है या गलत है, उसमें क्या चीज कम है क्या ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं एनालाइज करना। और एनालाइज करने के बाद में हम यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट करेंगे और उससे डिसीजन मेकिंग करेंगे फाइनल रिजल्ट के साथ में। वो हो गया आपका इंटरप्रिटेशन, यानी फाइनल रिजल्ट निकालने के आफ्टर एनालिसिस जो फाइनल रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज टू द यूजर कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। फाइनल रिजल्ट को एनालाइज क्यों करते हैं, ताकि जो यूजर्स है वो मीनिंगफुल जजमेंट ले सके अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। के लिए बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, बिजनेस की कंडीशन अच्छी है या नहीं है, साउंडनेस में है या वीकनेस में है, वो देखा जाता है। लास्ट जो फंक्शन होगा, लास्ट जो फीचर है अकाउंटिंग का, दैट इज द कम्युनिकेटिंग। फाइनली एनालाइज और इंटरप्रिटेशन के बाद में हम अपने यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। यूजर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। Finally, the accounting attributes and the financial statement are communicated to the users. That is management, ये internal user है, investor external user है, bank भी external में आता है, ये सब आपके users होते हैं। ठीक है। To help them make decision, ये communication का काम करता है ताकि ये users easily क्या कर सके, decision ले सके। So that is the second point, feature and characteristic of accounting। ठीक है, दो पॉइंट अपन ने कवर करे हैं। पहला अकाउंटिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन, और दूसरा पॉइंट था आपका अकाउंटिंग के फीचर। तो चलिए मीनिंग और फीचर के बाद में अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, द स्टेप अबाउट फ्रॉम अ कंटिन्यूस साइक्लिक चेन नॉन एज द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ऊपर जो हमने फीचर पढ़े थे, अगर उन फीचर से एक साइकिल हम बनाने की कोशिश करें, एक चैन हम बनाने की कोशिश करें, तो उसमें जो 1 बाय 1 ये सारे स्टेप जो है वो कंबाइन होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी सबसे पहला काम कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन का, और दूसरा काम हमारा कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद में मेजरमेंट का, उसके बाद में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे पॉइंट थे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना,
उसके बाद में ट्रांजेक्शन को मेजर करना, उसके बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके बाद में ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करना, क्लासिफिकेशन के बाद में ट्रांजेक्शन का समराइजेशन, समराइजेशन के बाद में एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद में इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। तो ये सारे पॉइंट वन बाय वन इंक्लूड होकर के क्या क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस क्रिएट करेंगे। तो ये वन बाय वन सारे सिक्वेंशियली जो है फंक्शन, इनको हम रन करते हैं और इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट कौन कौन से हैं हमारे पास में वो देखते हैं। अगला कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। नेक्स्ट कंसेप्ट, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या, और तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बुक कीपिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग में जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो अकाउंटिंग में हम करते हैं बेटा ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई, और उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करने के बाद में उस ट्रांजेक्शन को किया जाता है क्लासिफाइड। ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड। तो ये जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन का काम होता है, इस काम को करने के लिए हम दो तरह की बुक्स मेंटेन करते हैं। जो रिकॉर्डिंग का काम हम करते हैं वो हम करते हैं एक बुक्स में जिसका नाम होता है जर्नल, और जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसका नाम होता है लेजर। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में हम कुछ बुक्स को मेंटेन करते हैं, कुछ बुक को मेंटेन करते हैं, और वहीं से एक वर्ड आ रहा है बुक कीपिंग, बुक को मेंटेन करना, कीप मतलब रखना, मतलब मेंटेन करना। तो कौन कौन सी बुक मेंटेन की जाती है अकाउंटिंग में, तो एक बुक तो हम मेंटेन करते हैं कौन सी, जर्नल, और एक बुक हम मेंटेन करेंगे कौन सी, लेजर। तो जर्नल जो बुक होती है उसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जो लेजर नाम की बुक्स है उसमें हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन का काम कहाँ होगा, लेजर में, और रिकॉर्डिंग का काम कहाँ होगा, जर्नल के अंदर। जर्नल में जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो हम करते हैं एंट्री की फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, एंट्री। जो जर्नल एंट्री होती है वो कहाँ होती है, जर्नल के अंदर, और इसी काम को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। यानी एंट्री करी मतलब आपने ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया, रिकॉर्ड। देन लेजर में उस रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट को ट्रांसफर किया जाता है और उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यानी कि एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। यानी जर्नल से लेजर को पोस्ट किया आपने, पोस्ट मतलब ट्रांसफर किया, और इस प्रोसेस को हमने बोला क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वापस एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो तरह की जो बुक्स है उसको मेंटेन करते हैं। दो तरह की बुक्स कौन सी, एक जर्नल और दूसरी कौन सी हो गई, लेजर। जर्नल में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, लेजर में क्या होता है, क्लासिफिकेशन। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एंट्री, और लेजर में क्लासिफिकेशन करने को बोलते हैं पोस्टिंग करना। और ये अकाउंटिंग का प्राइमरी टास्क होता है, प्राइमरी वर्क होता है, प्राइमरी स्टेप होता है, जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और ये बुक कीपिंग का जो काम होता है बेटा वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में हम ये सारा काम करते हैं। यानी पूरे 12 मंथ, पूरे साल भर तक बिजनेस में ये काम चलता रहेगा। मतलब कि जर्नल में एंट्री करना और लेजर के अंदर क्या करना, क्लासिफिकेशन का काम करना। ठीक है, ये सारा काम चलता रहेगा। और जहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म होगा वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और ये सारा कुछ मिला करके ही हमारा सब्जेक्ट जो है वो रेडी होता है, और सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। तो सबसे वाइड टर्म कौन सी है, अकाउंटेंसी। उसी में कौन कवर होता है, अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का ही पार्ट कौन है, बुक कीपिंग। चलिए अब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं एक बार। While this term sound similar, देखने में ये तीनों टर्म हमें क्या लगती है, सिमिलर। They represent different levels of financial framework, बट तीनों में क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल है ये तीनों ही। प्राइमरी लेवल को हम बोलते हैं बुक कीपिंग, उससे आगे अकाउंटिंग, और ओवरऑल सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। बात करते हैं स्कोप की। तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, इट इज कंसर्न विद
आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग तक का जो मेनली काम होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, देन रिकॉर्ड करो, क्लासिफाइड करो। ट्रांजेक्शन को यहाँ तक आपने जो क्लासिफाइड किया है, इस वाले काम को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। देन बात करते हैं अकाउंटिंग की। इट इज कंसर्न विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। तो समराइज करना इंफॉर्मेशन को, फाइनल रिजल्ट तैयार करना, उसको बोलते हैं समराइजेशन। इंटरप्रेटिंग यानी कि फाइनल रिजल्ट को एनालाइज करके कम्युनिकेट करना, रिजल्ट को एनालाइज करके कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे हम, यूजर्स के साथ में। यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो ये सारा काम किस में आएगा, अकाउंटिंग में। यानी जहां से बुक कीपिंग खत्म होगी वहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगी, अकाउंटिंग। अच्छा, बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं अकाउंटेंसी। तो इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेनिंग रूल, प्रिंसिपल एंड टेक्निक। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कि अकाउंटिंग करते टाइम किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, किन प्रिंसिपल्स को आपको अप्लाई करना है, कौन सी टेक्निक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट का नाम तो है अकाउंटेंसी। इसी में हम एक काम करते हैं अकाउंटिंग, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और अकाउंटिंग के लिए प्राइमरी स्टेप कौन सा होगा, बुक कीपिंग। तो दैट इज द स्कोप। तो सबसे वाइड स्कोप किसका है, अकाउंटेंसी, उससे कम अकाउंटिंग और सबसे कम बुक कीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा डिफरेंस का स्टेज। तो सबसे पहला जो बुक कीपिंग है दैट इज द प्राइमरी स्टेज। उसके बाद में अकाउंटिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, यानी स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग है। एंड अकाउंटेंसी की बात करें तो इट इज द एंटायर फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। तो ये सबसे वाइडर टर्म हो गई, ठीक है। देन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि बुक कीपिंग क्यों की जाती है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। मतलब कि जर्नल और लेजर नाम की दो बुक्स को मेंटेन करते हैं। बात करें अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस की नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना कि पोजीशन स्ट्रांग है या वीक पोजीशन है बिजनेस की। और बात करें अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्ट की, तो इट्स ले डाउन द स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स एंड रूल फॉर प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग करते टाइम किन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी बातें हमें कौन बताएगा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बताएगा। बात की जाए नेचर ऑफ जॉब की, तो बुक कीपिंग का काम एक रूटीन टर्म है और क्लरिकल जो है वर्क के अंदर आता है। ज्यादा रिस्क नहीं होती है, ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करें अकाउंटिंग की, तो ये एनालिटिकल टर्म है, इसमें नॉलेज होना जरूरी है एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेचर। बात करें अकाउंटेंसी की, तो दैट इज एकेडमिक। इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल इन द नेचर। तो सबसे ज्यादा हायर नॉलेज कंप्लीट अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग में ठीक ठाक नॉलेज आपको चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, और बुक कीपिंग के अंदर आपको एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लरिकल नेचर का काम होता है। बात की जाए स्किल की रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ सबसे कम स्किल आपको चाहिए, डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन स्किल। स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक नॉलेज से आपका काम हो जाएगा। बात की जाए अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको स्पेशलाइज स्किल की, क्योंकि आपको कुछ एनालिटिकल टास्क जो है उनको कंप्लीट करना होगा। और अगर बात की जाए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो रिक्वायर एब्सोल्यूट टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपके हर प्रिंसिपल्स, हर रूल्स, हर स्टैंडर्ड को लेकर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये ओवरऑल नॉलेज की बात करता है। चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो बेसिकली 11th क्लास में आपको 3 ब्रांचेस के बारे में बता रखा है। द फर्स्ट ब्रांच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम कंप्लीट 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, इसके बारे में अभी 11th में बहुत कुछ नहीं है आपके पास में। और साथ ही साथ एक आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपको हायर स्टडी में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के अभी 11th क्लास में हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन फिर फ्यूचर में आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये क्या करता है, इट फोकस ऑन असिस्टिंग द
determination of the net profit or loss during an accounting period and financial position of a particular date. तो ये दो काम आपको बताता है, एक तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है और एक बिजनेस की स्पेसिफिक डेट को फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी स्ट्रांग है या वीक है। और ये स्पेसिफिक डेट जनरली कौन सी होती है, 31 मार्च होती है। ठीक है, 31 मार्च को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और इसी डेट को बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट, यानी किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हो वो सारे एक्सपेंडिचर मिला करके उस गुड्स की क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। गुड्स की क्या बनती है, कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना, उसकी कॉस्ट को एनालाइज करना, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में बात करना, ये सब हम कहाँ देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे। देन बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, फोकस ऑन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक फंड फ्लो, यानी कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बजटिंग यानी फ्यूचर के सारे खर्चे, उसको हम बोलते हैं बजटिंग, और फॉरकास्ट करना, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग बनाना, दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग। यानी कुल मिलाकर के मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए काम करता है। और बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको फ्यूचर को भी क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप फंड पे फोकस करोगे, यानी पैसे का आना जाना उस पर फोकस करोगे। आप फ्यूचर को लेकर के बजट बनाओगे, आप फ्यूचर को लेकर के फॉरकास्ट करोगे। तो ये सारे काम किसके होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के होते हैं। और ये काम मेनली कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, हायर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, और साथ ही साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। So that is the next and important concept of this chapter, that name is branches of accounting. बात करते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो कौन सा है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हुए, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव आपको दे रखे हैं। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी हम रफ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो होंगे सिस्टमैटिक, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। तो रफ टास्क नहीं करनी है, हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसीलिए हम जर्नल मेंटेन करते हैं, हम लेजर मेंटेन करते हैं, फिर हम समराइजेशन करते हैं। तो ये सारा काम किस लिए होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है। और जब आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो अकाउंटिंग से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ने कितना पैसा कमाया। और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि बिजनेस की कंडीशन अच्छी है या खराब है। इसके लिए मेनली बनाई जाती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट तीन चीजों को आइडेंटिफाई करती है, बिजनेस की एसेट, बिजनेस की लायबिलिटी और बिजनेस की कैपिटल को। देन इसके अलावा यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है वो भी कौन करता है, अकाउंटिंग। तो प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो यूजर को उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप इजीली प्रोवाइड करवा सकते हो, जो उनको डिसीजन मेकिंग में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हुए हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। तो चार ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना और यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। So that is the important concept of this chapter, that name is objective of accounting. For the next concept, तो next concept जो है वो है user of accounting। काफी important है, एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अकाउंटिंग के बेटा दो यूजर है ना। अकाउंटिंग के यूजर को आपने टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक को हम बोलते हैं इंटरनल यूजर और एक को हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं, इनमें कौन कौन आएंगे, तो इनमें आएंगे ओनर और इन्वेस्टर, यानी कि बिजनेस के मालिक। फिर आएगा इसके अंदर मैनेजमेंट, और फिर इसके अंदर आएगा एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मतलब जो एम्प्लॉय मिलके बनाते हैं उनको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर हो गया एक तो ओनर, ये इंटरनल है, मैनेजमेंट जो बिजनेस को संभालने वाले हैं, मैनेजर्स वगैरह, और एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम करेंगे जिनको हम सैलरी और वेजेस पे करते हैं। तो थ्री आर पार्ट ऑफ इंटरनल यूजर्स। तो ओनर्स अकाउंटिंग से क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो ओनर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है
उस कैपिटल पे उनको प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उनका जो कैपिटल अमाउंट है वो सिक्योर है या नहीं है। मैनेजमेंट क्या आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंटिंग से, तो मैनेजमेंट ये देखेंगे कि जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उससे प्राइस कॉस्ट कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर प्लानिंग वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इन सब में इनको हेल्प मिलेगी, इनको मैनेजमेंट को। और किससे हेल्प मिलेगी, प्रॉपर अकाउंटिंग से। एम्प्लॉय क्या आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, टू बार्गेन फॉर द हायर वेजेस। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग इनके सामने होगी तो एम्प्लॉय आपसे क्या करेंगे, वेजेस के मामले में बार्गेनिंग करेंगे कि भाई हमारी सैलरी या हमारा वेजेस जो है वो आप इंक्रीज करिए। वो आपसे बोनस मांग सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंड जॉब सिक्योरिटी, जो आपसे जॉब सिक्योरिटी मांगेगी, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट, कि जब भी वो जॉब छोड़ेंगे तब उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये सारी डिमांड किसकी रहेगी, एम्प्लॉयज की। और ये तीनों ही जो यूजर्स है ये अकाउंटिंग से अपने अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। फिर आता है इसके अंदर दूसरा यूजर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आते हैं, जैसे बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका काम होता है हमें पैसा देना, तो हमारी फंड की रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है। तो ये फंड ऐसे ही नहीं देंगे, इससे पहले ये हमारी अकाउंटिंग चेक करेंगे, हमारे बिजनेस की कंडीशन आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि ये पता कर पाए कि हमारी क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, और साथ ही साथ हम वापस रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो एक्सटर्नल यूजर है वो है हमारे क्रेडिटर्स और सप्लायर, जो हमें क्रेडिट बेसिस पर गुड प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्रेडिट बेसिस पर गुड प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये क्या चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि हम शॉर्ट टर्म में रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आता है गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी का काम होता है कि हमारा बिजनेस कितनी इनकम अर्न कर रहा है और उस पर हम प्रॉपर टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में दो तरह के टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। इसके अलावा एक्सटर्नल में आते हैं कंज्यूमर और साथ ही साथ पब्लिक या सोसाइटी। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि सर हमारा बिजनेस कंटिन्यू सप्लाई कर पाएगा गुड्स या नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर गुड्स अवेलेबल करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, जो इसेंशियल कमोडिटीज है, प्रोडक्ट है, वो हम अवेलेबल करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं मार्केट के अंदर, सोसाइटीज को, कंज्यूमर्स को। तो दैट इज द एक्सटर्नल यूजर्स। तो इन सब की अपनी अपनी डिमांड होती है, और इनकी डिमांड भी हम फुलफिल करेंगे थ्रू द प्रॉपर और सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद में बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये कंसेप्ट है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव फीचर आपसे अलग पूछी जाती है ना, तो क्वालिटेटिव फीचर चार तरह की है, कौन कौन सी है, चार उनकी बात करते हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो अकाउंटिंग होनी चाहिए रिलायबल, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें। दूसरा, अकाउंटिंग के अंदर क्या होना चाहिए, दूसरा अकाउंटिंग के अंदर होना चाहिए रिलेवेंस। और तीसरा, अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल। और चौथा, अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, कंपैरेबिलिटी। तो ये चार क्वालिटेटिव फीचर है, जब भी पूछा जाए आपको ये चार फीचर ध्यान रखना है। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है वो भी देखिए एक बार। बात करें अगर रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। कोई भी इंपॉर्टेंट एरर, इंपॉर्टेंट या कोई डेप्थ एरर जो जरूरी है वो चीज नहीं, छुपी भी नहीं होनी चाहिए, हिडन नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज बतानी है और वेरिफिएबल के साथ में बतानी है, वेरीफाई करना है। उस हर एक रिकॉर्ड का आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन आप लिख रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका कोई ना कोई बिल या इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। तो किसी भी चीज को रिलायबल बनाने के लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, और यही बात इसमें कही गई है कि अकाउंटिंग जब भी आप करते हो तो ट्रांजेक्शन को बिना प्रूफ के, बिना बिल के, बिना डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपकी अकाउंटिंग रिलायबल नहीं होगी। तो रिलायबिलिटी के लिए बिल्स या इनवॉइस का मेंटेन होना जरूरी है। दूसरा, रिलेवेंस। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग के दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो यूजर आपसे इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं, तो द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन टाइम। उनको इंफॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल हो जानी चाहिए। मस्ट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन। उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रॉपर डिसीजन ले पाए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूजर्स, हेल्पिंग यूजर्स इवेल्युएट द पास्ट। इससे वो आपके बिजनेस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इवेंट को क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस।
फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करवाई है वो समझने लायक होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर सो दैट यूजर विद रीजनेबल नॉलेज और बिजनेस कैन इंटरप्रेट इट इजीली। यानी कुछ इस तरीके से आपको उसको शो करना है कि एक रीजनेबल नॉलेज वाला पर्सन उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को आराम से समझ सके। So that is called understandable. And at last, comparable. The user must be able to compare the financial statement of an enterprise through different periods, यानी अलग अलग टाइम पीरियड आपके करंट ईयर की इंफॉर्मेशन को वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर पाए। दोनों डेटा आपको प्रोवाइड करवाना है, यानी कंपेरेबल होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का नाम ए लिमिटेड है तो वो आपके रिकॉर्ड को किसी बी लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी से यानी अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर कर पाए। तो अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। So that's the important topic, important concept that name is qualitative feature of accounting. बहुत अच्छे से इसको याद रखना, काफी important concept है। क्वालिटेटिव फीचर जब भी पूछे जाए आपको चार बातें ध्यान रखनी है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए, अकाउंटिंग रिलेवेंस होनी चाहिए, अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और अकाउंटिंग कंपैरेबल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म कौन कौन सी, इनके बारे में फटाफट से एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी हम किसको बोलते हैं, एन इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी बिजनेस दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। अब ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करते हैं। मतलब वो एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करता है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। फिर बात करते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, तो ट्रांजेक्शन का मतलब वो इकोनॉमिक इवेंट जो कि दो एंटिटी के बीच में हो रही है और जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जैसे कि अगर मान लो आपने किसी को सैलरी पे करी तो दो जनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ और उससे बिजनेस में क्या हो गया, कैश कम हो गया, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, जो दो एंटिटी के बीच में हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बात करते हैं एसेट की। तो एसेट क्या होती है, एसेट में हर वो चीज आती है जिसपे बिजनेस की ओनरशिप होती है, ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। एसेट टेंजिबल भी हो सकती है तो एसेट इनटेंजिबल भी हो सकती है। बात करते हैं लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी बेसिकली ऑब्लिगेशन है, किसको लेकर के, थर्ड पर्सन को लेकर के। किसी आउटसाइडर को अगर आपको कुछ पे करना है, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, यानी वो आपका क्या है, ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई लोन हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है जिसका पेमेंट आपको करना होगा, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। सिंपल टर्म है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। फिर एक टर्म आता है कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट है जो कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर या प्रोपराइटर। प्रोपराइटर को ही हम ओनर बोलते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, उस हर चीज को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। यानी ओनर अगर अपने घर से पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी बिजनेस में लाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स। तो सेल्स बेसिकली रेवेन्यू का पार्ट होता है, इनकम का पार्ट होता है। तो टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ गुड्स, वो रेवेन्यू जो हमने गुड्स की मार्केटिंग, गुड्स के सेल से, गुड्स के ट्रांसफर से अचीव करी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करके जो इनकम हम अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स। रेवेन्यू, रेवेन्यू एक डिटेल टर्म है जिसके अंदर सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग बाय अ बिजनेस थ्रू इट्स ऑपरेशन। अब उसमें गुड्स की सेल भी कवर है और फर्दर गुड्स की सेल के अलावा भी कुछ इनकम होती है, जैसे कमीशन मिल गया, जैसे कि इंटरेस्ट मिल गया आपको बैंक बैलेंस पे। तो दैट ऑल आर, और सेल्स इज आल्सो कवर्ड, दैट ऑल आर कवर्ड इन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक वाइडर टर्म है जिसमें सेल्स भी इंक्लूड होती है। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, वापस देखना। एक टर्म है एंटिटी, एक है ट्रांजेक्शन, एक है एसेट, एक है लाइबिलिटी, फिर आता है कैपिटल, सेल्स और रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हम किसको बोलते हैं, वो कॉस्ट जो आपने इनकर्ड करी है बिजनेस के अंदर
और इसी से हमें क्या जनरेट होगी, रेवेन्यू या इनकम जनरेट होगी। जैसे अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी को काम में ले पा रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है, हम वेजेस पे कर रहे हैं तो लेबर हमारे लिए काम कर रहा है। यानी इन सारे एक्सपेंसेस के बदले में, इन सारे कॉस्ट के इनकर के बदले में आपको क्या मिलता है, अर्निंग मिलती है, आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। बेसिकली ये सब शॉर्ट टर्म होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सपेंसेस जो टर्म है वो कौन से टाइम पीरियड को इंडिकेट करती है, शॉर्ट टर्म को इंडिकेट करती है। फिर टर्म आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, इनकरिंग फॉर लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई खर्चा हमने किया और कोई बेनिफिट हमें मिला है और वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी बेसिकली दो टाइप के हो गए, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस होता है। फिर बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, अगर रेवेन्यू आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस मान लेते हैं 100 रुपए का और रेवेन्यू 150 रुपीज की है, तो 50 रुपए जो बीच में बचे हुए हैं, सरप्लस अमाउंट है, इसी 50 रुपीज को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं गेन। गेन भी बेसिकली प्रॉफिट ही होता है, बट इसमें फर्क क्या है, अ मॉनेटरी प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन दैट आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई आपको अर्निंग हुई 150 की और इस चीज से जिसको आपने बेच करके 150 अर्न करे हैं उसको आपने मान लेते हैं 100 रुपीज में परचेज किया था, तो ये जो 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है इसको हम गेन कब बोलेंगे, जब ये ट्रांजेक्शन कभी कभार वाला हो। इंसिडेंटल का मतलब है नॉट अ पार्ट ऑफ रूटीन बिजनेस। जैसे आपने एसेट को खरीदा, फिर उसको काम में लिया और जिस दिन काम में लेकर के आपने उसको बेचा उस दिन मान लेते उसकी वैल्यू 80 रुपीज थी, उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी, 80 रुपीज, और आपने उसको 50 रुपीज के अंदर क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपको हुआ लॉस। और अगर आप इसको 100 में बेच देते तो ये हो जाता आपका गेन। क्या हो जाता, गेन। क्योंकि एसेट को बेचने का जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस का रूटीन पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो रूटीन जो इंसिडेंटल पार्ट होता है, मतलब नॉन रूटीन पार्ट होता है, उससे जब प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। बात करते हैं लॉस की। लॉस का मतलब एकदम रिवर्स हो जाएगा प्रॉफिट का। अब की बार क्या ज्यादा है, तो इस बार ज्यादा है टोटल एक्सपेंसेस किसके कंपेयर में, टोटल रेवेन्यू के कंपेयर में। जब इनकम कम हो, खर्चे ज्यादा हो, तो हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फिर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डेटर, और एक टर्म है आपकी क्रेडिटर। अब ये डेटर क्रेडिटर क्या होता है वो देखना। तो डेटर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में बेचा है या जिसने हमसे गुड्स उधार में खरीदा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। यानी डेटर वो पर्सन है जिससे पैसा लेना है, वो ओज मनी टू दी बिजनेस, जिससे बिजनेस पैसा मांग रहा है। और जिसको बिजनेस पैसा देगा, जो जो पर्सन बिजनेस से पैसा मांगता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और जिस पर्सन से बिजनेस पैसा मांगता है उसको बोलते हैं डेटर। बेसिकली आप याद कर सकते हो, डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है क्योंकि ये बिजनेस को पैसा देगा, और क्रेडिटर बिजनेस की क्या होता है, लाइबिलिटी होता है क्योंकि ये बिजनेस से पैसा लेगा। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। तो डेटर और क्रेडिटर, ये एसेट और ये हो गया आपका लायबिलिटी। फिर बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो इसमें कवर नहीं हुई थी, वो टर्म है आपकी डिस्काउंट। डिस्काउंट वैसे कॉमन टर्म है, आप सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है। किसी भी प्राइस में जब हम कुछ डिडक्शन करते हैं उस डिडक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब अकाउंटिंग में डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। अब ये क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसको एग्जाम्पल से अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पे। मान लेते हैं कि ये हो आप, और आपने एक गुड्स खरीदा, आप एक शॉप पर गए और उस शॉप पर जाकर के आपने एक गुड्स खरीदा, और गुड्स आपने खरीदा, गुड्स की प्राइस थी 500 रुपीज। ठीक है, अब 500 रुपीज की उसकी प्राइस थी और शॉप के बाहर पर आपको एक बोर्ड जो है वो दिखाई दिया सेल का, और सेल में लिखा हुआ था 10% ऑफ, 10% ऑफ। दैट मीन्स ये जो गुड्स जिसकी एमआरपी कितनी है, जिसकी एमआरपी है 500, क्या वो गुड्स आपको 500 में मिलेगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो 10% क्या है, ऑफ है, यानी आपको 50 रुपीज का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो बताइए इस गुड्स की प्राइस कितनी हुई, 450। तो आप दुकानदार को कितना पे करोगे, 450 रुपीज पे करोगे। तो ये जो 50 रुपीज का डिस्काउंट है ये आपको गुड्स खरीदने से पहले ही दे दिया गया है।
तो इस 50 रुपीज को हम बोलते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। फिर बात करते हैं ये 450 का जो ट्रांजेक्शन आपने किया था, ये किया था आपने क्रेडिट में, यानी कि आपने किया था उधार में। फिर आप ये गुड्स लेकर के चले गए, आपने उसको पैसा नहीं दिया दुकानदार को, और आपने उसको बोला कि पेमेंट आप करोगे आफ्टर 30 डेज। आफ्टर 30 डेज जो है वो आप ये पेमेंट करोगे, और 30 डेज का आपने प्रॉमिस किया और आप गुड्स लेके चले गए। और दुकानदार को मान लेते हैं रिक्वायरमेंट जस्ट इमीडिएट, जैसे ही आप गुड्स लेके गए उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट फील हुई पेमेंट की, उसको पैसा चाहिए था। अब वो ये चाहता है कि आप उसको इमीडिएट पेमेंट कर दो, तो उसने आपको एक न्यूज सर्कुलेट करी और आपको बोला कि अगर आप मुझे इमीडिएट पेमेंट करते हो आज का आज, नॉट आफ्टर 30 डेज, तो मैं आपसे 410 रुपीज ही लूंगा। यानी वो आपसे 40 रुपए आपको लीव करने को रेडी है। 40 रुपए का उसने आपको क्या दे दिया? डिस्काउंट। कंडीशन है अगर आप उसको टाइम पे पेमेंट कर दोगे तो, यानी बिफोर 30 डेज अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको और डिस्काउंट दे रहा है। अब ऑलरेडी गुड्स का बिल बन चुका है कितने रुपए पर? 450 पर, और अभी वो आपसे कितना ले रहा है? 410। तो ये जो 40 रुपीज वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, इस वाले डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। को क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो दोनों डिस्काउंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार वापस देखिएगा, आप रिवाइज कीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट किसको हम बोलते हैं? तो ट्रेड डिस्काउंट की लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जो पॉइंट है वो होता है बिफोर दी सेल। तो देखो सेल कब हुई? सेल हुई 450 पे, लेकिन 450 से पहले ही 50 रुपए छोड़ दिए गए थे। तो ये जो 50 रुपीज लीव किए हैं ये बिफोर दी सेल है, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, सेल से पहले ही। जबकि कैश डिस्काउंट आपको दिया गया था सेल्स के बाद, यानी 450 लेने के 450 का बिल बन गया, उसके बाद आपसे 410 रुपीज ही रिसीव किए सामने वाले ने। तो 40 रुपीज अब जो इसने लीव किए हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट बिफोर दी सेल है और कैश डिस्काउंट आफ्टर दी सेल होता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट डिफरेंस की। तो ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होता है सेल्स को बढ़ाना, यानी दुकानदार अपनी शॉप के बाहर ये जो सेल वर्ड यूज करता है उसका टारगेट होता है कि वो उस दिन ज्यादा से ज्यादा सेल करे, उस मंथ में उसकी सेल्स क्या हो? इंक्रीज हो। तो सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? ट्रेड डिस्काउंट देता है। जबकि कैश डिस्काउंट उसने आपको क्यों दिया था? जब 450 में ऑलरेडी गुड्स बेच चुका था तो फिर 40 रुपए और कम क्यों किए? तो आप बोलोगे सर उसको जल्दी पेमेंट चाहिए था, यानी क्विक रिकवरी ऑफ पेमेंट। पेमेंट की जल्दी रिकवरी के लिए हम क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात करें तो क्या आपको लगता है ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करना चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं सर ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ना वो रिकॉर्ड करेगा ना हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसके लिए गुड्स जो है वो 500 का ना होकर के बिल कितने का बन रहा है? 450 का। तो जब बिल 450 का ही बन रहा है तो ये 50 रुपए रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए भी गुड्स कितने का रहा? 450 का, तो हमने भी इस 50 को रिकॉर्ड नहीं किया। तो कुल मिलाकर के ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, जबकि कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बिल 450 पे बन चुका है, और अब अगर वो आपसे 410 रुपए ही रिकवर करता है तो उसको 40 रुपीज बुक्स में शो करने पड़ेंगे डिस्काउंट के नाम से, अदरवाइज आपकी अकाउंटिंग आपस में मैच नहीं करेगी। तो इसलिए बोलते हैं कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। दैट नेम इज डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का हो गया, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीटली क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करी।